हाय फ्रेंड्स, मैं आर.के. यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच केमिस्ट्री में आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे 1 से 2 लाइन में बनने वाला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। ये केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखें और अपने रेफरेंस बुक से जो भी प्रॉब्लम आपको हो इस टॉपिक का पूरा सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राहम के गैसों के प्रसरण का नियम। ध्यान दीजिए, ग्राहम के गैसों के प्रसरण का नियम। ध्यान दीजिए, ग्राहम के प्रसरण का नियम, ग्राहम के प्रसरण का नियम, यही टॉपिक आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिए, ये ग्राहम जो है ये इसका पूरा नाम था थॉमस ग्राहम और ये स्कॉटलैंड का रसायन शास्त्री था जो 1831 ईस्वी में ये विसरण का नियम दिया। ये 1831 ईस्वी में 1831 में डिफ्यूजन विसरण का जो नियम है ये ग्राहम के द्वारा दिया गया, जो स्कॉटलैंड का रसायन शास्त्री था। और इसके नियम के अनुसार ग्राहम का जो नियम है, ग्राहम जो गैसों के प्रसरण का नियम दिया, तो प्रसरण सबसे पहले किसको कहते हैं ये हम लोग जान ले। तो जब 2 या 2 से अधिक गैसों को आपस में हम लोग मिलाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में एक दूसरे में उसके मिलने की जो टेंडेंसी होती है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में एक दूसरे में मिलने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग विसरण कहते हैं, गैसों का विसरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ग्राहम का कहना था इसका नियम जो है ये क्या है, इसको देखिए। ग्राहम का जो नियम है, जो रूल है विसरण का, तो वो 3 रूल है जनरली। तो पहला नियम इसका कहता है कि गैसों के प्रसरण का दर, गैसों के प्रसरण का दर जो होता है, गैसों के प्रसरण का दर उसके आणविक द्रव्यमान के, उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल, आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि गैसों के प्रसरण का दर, ध्यान दीजिए, चाहे प्रसरण का दर हो या विसरण का दर हो या प्रसरण की गति हो या विसरण की गति हो, ये सब प्रसरण का दर, विसरण का दर, विसरण की गति या प्रसरण की गति, ये जितना बात हम 4 को वर्ड जो बोले हैं सब का मतलब एक ही होता है। तो गैसों के प्रसरण का दर उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहला सिद्धांत था इसका कि गैसों के प्रसरण का दर उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रसरण के दर को हम लोग R से डिनोट करते हैं, प्रसरण के दर को हम लोग R लिखते हैं, R से डिनोट करते हैं। और आणविक द्रव्यमान जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आणविक द्रव्यमान को हम लोग M से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, आणविक द्रव्यमान जो है इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम लोग कहेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√M। ये है ग्राहम के प्रसरण का नियम, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√M। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√M, ये है ग्राहम के प्रसरण का नियम या ग्राहम के विसरण का नियम। ध्यान दीजिए
कि किसी गैस का प्रसरण का जो दर है वो उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस नियम को थोड़ा और बारीकी से समझिए। ये है एक लाइन, लेकिन इसमें ढेर सारा लाइन आपको समझने के लिए मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम लिखे हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मतलब होता है। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ बनता है कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है उसके प्रसरण की दर कम होती है। जिस गैस का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है उसके प्रसरण की गति क्या होती है, कम होती है। इट एक्सप्लेन, क्या लिखते हैं, अर्थात जिस गैस का m आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, आणविक द्रव्यमान अधिक होगा, आणविक द्रव्यमान अधिक होगा, उसके प्रसरण का दर जो है वो कम होगा। प्रसरण का दर क्या होगा, कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही से बनता है कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा उसके प्रसरण का दर क्या होगा, कम होगा। जिस गैस का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा उसके प्रसरण का दर क्या होगा, कम होगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m होता है। ध्यान दीजिए, यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा उसके प्रसरण की दर क्या होगी, कम होगी। उसके प्रसरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो चलिए डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, जो रेलवे में पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं कि निम्न में से किस गैस के प्रसरण का दर अधिकतम होगा। प्रसरण का दर अधिकतम होगा। निम्न में से किस गैस के प्रसरण का दर अधिकतम होगा। यह है आपका क्वेश्चन। ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ए में हम यहाँ लेते हैं NH3 अमोनिया, बी में लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी में लेते हैं SO2 और या सी में हम O2 लेते हैं और डी में हम H2 लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ चार गो ऑप्शन दिए हैं कि निम्न में से किस गैस के प्रसरण का दर अधिकतम होगा। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m लिखे हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकालिए अमोनिया का। नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन का 1 × 3, तो ये हो गया 17। CO2 का निकालिए तो ये 44 हो गया। ये कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 16 × 32, 12 44। O2 निकालिए तो ये 32 हो गया, ये और O2 32 हो गया, और H2 निकालिए तो ये 2 हुआ। और सबसे कम आणविक द्रव्यमान डी नंबर में हाइड्रोजन का है। अतः सबसे अधिक प्रसरण का दर जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा। सबसे अधिक प्रसरण का दर किसका होगा, हाइड्रोजन का। सबसे अधिक प्रसरण का दर किसका होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि सबसे कम आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का है। सबसे कम आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का है। कभी कभी क्या होता है कि आपको बढ़ते क्रम में बोल देगा कि प्रसरण के दर को बढ़ते क्रम में लिखिए, प्रसरण के दर को घटते क्रम में लिखिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इस टाइप का भी यहाँ पर लेते हैं। ध्यान दीजिए, प्रसरण के दर के बढ़ते या घटते क्रम में कैसे लिखेंगे हम। ध्यान दीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट। यहाँ पर हम लेते हैं O2, यहाँ लेते हैं N2, यहाँ लेते हैं H2, यहाँ लेते हैं मान लीजिए SO2 के प्रसरण के दर को बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में
बढ़ते क्रम में लिखे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। O2 दिया हुआ है, H2 है, O2 N2 H2 और SO2 है और इसके प्रसरण के दर को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। इसके प्रसरण के दर को क्या करना है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम O2 लिखते हैं, यहाँ N2 लिखते हैं, यहाँ H2 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं SO2। सब का आणविक द्रव्यमान लिख लीजिए। O2 का ये हो गया 32, N2 का 14 गुना 28, H2 का 2 और SO2 का 64। अब देखिए ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए, इसका मतलब हुआ जिसका प्रसरण का दर सबसे कम है उसको पहले लिखिए। जिसका प्रसरण का दर सबसे कम है तो सबसे कम उसका होगा जिसका आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक किसका है, SO2 का। तो SO2 का आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक है तो इसका प्रसरण का दर सबसे कम होगा। उससे अधिक किसका होगा, SO2 से जस्ट अगर हम नीचे चले तो O2 है 32 है, तो इसके बाद हम लिखेंगे O2। उसके बाद क्या होगा, N2 होगा, उसके बाद N2 लिखेंगे और सबसे अधिक किसका होगा, H2 का होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि प्रसरण के दर को बढ़ते क्रम में लिखे या प्रसरण के दर को घटते क्रम में लिखे। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि सबका द्रव्यमान संख्या आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए और जिसका आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसके प्रसरण की दर क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके प्रसरण की दर क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसरण के नियम का जो फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं, ध्यान दीजिए, प्रसरण के नियम का जो फॉर्मूला हम लिखे हैं वो क्या है हमारा फॉर्मूला कि R जो है प्रसरण की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m होता है। यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाइए तो एक स्थिरांक आता है। तो R बराबर लिखेंगे K/√m। R बराबर लिखेंगे K/√m, जहां पर K जो है आपका क्या है, स्थिरांक है। तो R1 बराबर लिखिए तो ये हो जाएगा K/√m1 और R2 बराबर लिखिए तो ये होगा K/√m2। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 में 2 से भागा दीजिए, ये आपका क्या हो जाता है, R1/R2 बराबर ये हो जाएगा √m2/m1। प्रसरण के दर पर ये आपका पहला फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, R1/R2 बराबर √m2/m1। इस पर भी काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। लूसेंट हो, एसपीडी हो या आप जिस एग्जाम के लिए जिस भी किताब से तैयारी कर रहे हैं उस किताब में देखिए प्रसरण के दर पर इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में मिले चाहे वो न्यूमेरिकल में मिले। तो चलिए हम क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा रहेगा जो इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन O2 के प्रसरण का दर क्या होगा। प्रसरण का दर क्या होगा। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन के प्रसरण का दर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन देखिए लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको नीचे में लेंगे। फॉर्मूला आपका होता है R1/R2 बराबर √m2/m1। यह आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका और जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको क्या करेंगे, नीचे में लेंगे। तो R1 का मतलब हुआ कि RO2 लिखिए ऊपर में और नीचे में RS2 लिखिए और जो नीचे में लिखे है उसका आणविक द्रव्यमान MS2 ऊपर में लिखिए और नीचे में MO2 नीचे में बड़ा आणविक द्रव्यमान लिखिए। तो चलिए यहाँ पर मान बैठाइए, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 32 होगा। तो जहाँ RO2/RH2 अगर लिखिएगा तो ये होगा √2/32। इसको काट दीजिए, ये 16 से कट गया, ये हो जाएगा आपका RO2/RH2 बराबर 1:4। मतलब हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन के प्रसरण का दर 1:4 होता है। हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन के प्रसरण का दर क्या होता है, 1:4 होता है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के प्रसरण के दर का अनुपात क्या होगा। प्रसरण के दर का अनुपात क्या होगा, तब भी कहेंगे 1:4, 1:4 होगा। मतलब हाइड्रोजन के सापेक्ष
ऑक्सीजन के प्रसरण का दर क्या होगा, 1:4 होगा। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी दे सकता है। यहाँ हम हाइड्रोजन दिए हैं, यहाँ आपको ऑक्सीजन दे सकता है, यहाँ ऑक्सीजन दिया है, यहाँ SO2 भी दे सकता है। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपका याद रखना है कि ये होता है R1/R2 बराबर √M2/M1। और ये M2 जो है और M1 जो है ये आपका आणविक द्रव्यमान है। डायरेक्ट इसमें मान पुट कर दीजिए, 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 2 स्टेप में यहाँ पर अगर आप गुना करते हैं, कोना कोनी गुना कीजिए तो एक रिलेशन और निकलता है कि हाइड्रोजन के प्रसरण का दर जो है वो ऑक्सीजन का 4 गुना होता है। हाइड्रोजन के प्रसरण का दर यहाँ गुना करके आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको हम एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसी टाइप से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए तो RO2 बटे RH2 है, बराबर में 1/4 है। गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा RH2 बराबर 4 गुना RO2। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के प्रसरण का जो दर है वो ऑक्सीजन के प्रसरण के दर का 4 गुना है। हाइड्रोजन के जो प्रसरण का दर है वो ऑक्सीजन के प्रसरण का दर का 4 गुना है। प्रसरण के दर पर जो ग्राहम का अगला नियम था वो क्या था, प्रसरण का दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब ताप और दाब को नियत रखा जाए। प्रसरण का दर जो होता है, ध्यान दीजिए, प्रसरण का दर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√D होता है, मतलब घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ ये D जो है ये आपका क्या है, घनत्व है, ये D क्या है, घनत्व है। और प्रसरण का दर का दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि R जो है प्रसरण का दर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√D का, जहाँ पर ये स्मॉल d जो है आपका क्या है, वाष्प घनत्व, जिसको कहते हैं वेपर डेंसिटी अंग्रेजी में, वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी। तो प्रसरण का दर जो है वो घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रसरण का दर जो है वो वाष्प घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला इसको लिखे तो ये आपका हो जाएगा R1/R2 बराबर √, घनत्व के टर्म में D2/D1। एक फॉर्मूला आपको ये निकल जाएगा। और इसको अगर फॉर्मूला का रूप दे तो ये आपको निकलेगा R1/R2 बराबर √, वाष्प घनत्व के टर्म में D2/D1 निकल जाएगा। ये 3 फॉर्मूला आपका जो ग्राहम के प्रसरण के दर पर है, ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, प्रसरण का दर पर जो फॉर्मूला सब निकाले हैं एक बार हम इसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रसरण का दर का जो फॉर्मूला है वो क्या निकला है, एक फॉर्मूला R1/R2 जो आणविक द्रव्यमान के टर्म में है ये आपका निकला है √M2/M1 निकला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। घनत्व के टर्म में R1/R2 बराबर आपका निकला है √D2/D1, ये घनत्व के टर्म में है। और तीसरा फॉर्मूला R1/R2 बराबर जो है ये √d2/D1, ये वेपर डेंसिटी के टर्म में है। ये 3 फॉर्मूला ग्राहम के प्रसरण के दर पर है। इसके बाद एक चौथा फॉर्मूला भी है, तो ध्यान दीजिए चौथा फॉर्मूला क्या होता है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। वास्तव में प्रसरण का जो दर है उसके लिए जो बेसिक बात होता है कि प्रसरण का दर R जो होता है ये होता है V/T। R क्या होता है, V/T। किसी गैस का एकांक आयतन एकांक समय में जितना आयतन विस्तृत होता है उसको प्रसरण का दर कहते हैं। R बराबर क्या होता है, V/T। यहाँ से अगर इसका यूनिट निकाले, मात्रक निकाले प्रसरण के दर का, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। मीटर क्यूब प्रति सेकेंड मतलब एकांक समय में किसी गैस का जितना आयतन प्रसरित होता है उसको प्रसरण का दर कहते हैं। और यहाँ अगर हम R1/R2 निकाले तो ये क्या हो जाएगा, V1/T1 और गुना ये हो जाएगा T2/V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर आपको अरिहंत पॉलिटेक्निक गाइड में और भारत के पॉलिटेक्निक गाइड में क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन होगा जो ग्राहम के प्रसरण के नियम पर, वो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, और इस पर कई बार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा गया भी है। R1/R2 बराबर V1/T1 T समय है, V आयतन है और T2/V2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और पहले जो 3 को फॉर्मूला बताए हैं वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो ग्राहम के प्रसरण के नियम पर आधारित है वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।